तो दोस्तों आज की कहानी का नाम है ब्रेस्ट कीवर, जिसको महाश्वेता देवी ने लिखा था 1987 में और इसको अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया 1997 में। और इसको अनुवाद किया था गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने और उन्होंने बहुत सारी कहानियों को ट्रांसलेट किया है अंग्रेज़ी में महाश्वेता देवी का, ये आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए आते हैं कहानी में। जशोदा ये यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट और यही लीड कैरेक्टर है, यानी प्रोटैगनिस्ट है। ये प्रोफेशनल एक मदर है। जी हाँ, प्रोफेशनल मदर, अर्थात ये बच्चों का लालन पालन करती है और उसको याद तक नहीं कि कब वो प्रेग्नेंट नहीं थी। वो हमेशा ही बच्चे जन्म देती रहती है। और उसके पति का नाम है कंगाली चरण, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कंगाल हो। यहाँ पे सच में ही ये नाम एलिगोरिकली वहाँ वर्क कर रहा है, कंगाली चरण। और इवेंचुअली उसके 20 बच्चे हुए खुद के, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, कंगाली चरण जो है वो उसका एक्सीडेंट होता है। कैसे होता है, हालदार, मिस्टर हालदार जो वहाँ के एक बड़े इंसान है, उस इलाके के अमीरजादे हैं, मिस्टर हालदार के एक बेटे जो अपने जीजा की कार चलाने का उनके दिमाग पे सनक था। तो वो अपने सनक को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो उसने अपने जीजा की कार ली, जिसका नाम यहाँ पे स्टूडबेकर कहा गया। ये एक कंपनी है, शायद से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो उसने कार चलाई और कंगाली के पैर के ऊपर से चला दिया भरी दोपहरी में, और उसके फीट का नुकसान हुआ और साथ ही साथ सिन, ये दोनों चीज़ उसके पे अटैक होता है और वो लंगड़ा हो जाएगा इसके बाद। और जब ये एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे नोबिन नाम का एक व्यक्ति था जो पिलग्रिम गाइड था, ठीक है, यानी यात्री जो दर्शन करने आते थे वहाँ। हालांकि एक मंदिर के बारे में मैंने बताया नहीं, वहाँ एक मंदिर हुआ करता था जहाँ पे लोग आते थे यात्री के तौर पे। तो वो वहाँ पे टूर गाइड यानी पिलग्रिम गाइड के तौर पे काम करता था। तो वो चीख उठता है जब भी एक्सीडेंट होता है, जब और सभी लोग वहाँ पे भागते हुए आते हैं, क्राउड इकट्ठा हो जाती है। फिर जैसे ही पता चलता है कि मिस्टर हालदार को, यानी जो यहाँ के बाबू है, सबसे अमीर व्यक्ति है, उन्हें जैसे ही पता चलता है कि उनके बेटे ने ऐसा किया है तो वो बहुत ही गुस्सा करते हैं अपने बेटे के ऊपर, क्योंकि वो अच्छे तरीके से कंगाली चरण और जशोदा को जानते थे और उन्हें लगता है कि किसी ब्राह्मण के ऊपर इस तरह का होना बहुत ही अपशगुन होता है। तो उनके हिसाब से वो बहुत ही दुखद हुए। उन्हें लगा कि उनके बेटे ने बहुत ही बुरा काम किया, यानी पाप किया है, इसे तो कुछ करना ही पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा पाप का। तो वो रोते भी है और डॉक्टर को कहते हैं कि जितना भी हो सके आप पैसा लीजिए, मगर इनके पैरों को ठीक कर दीजिए। मगर दुखद बात यह रहती है कि वो नहीं ठीक हो पाता है, उसका पैर को बचा नहीं पाते डॉक्टर्स। और उसके बाद जो हालदार बाबू है वो उन्हें जोड़ा ऑफ क्लच यानी बैसाखी बनवा देते हैं, ठीक है। तो जो हालदार बाबू थे वो बहुत ही ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट दिया करते थे। एक और बात जो यहाँ पे ऐड करनी ज़रूरी है, जब एक्सीडेंट हुआ, यानी जब कंगाली के पैर के ऊपर से गाड़ी चली गई, तो उस वक्त वो जब गिर गया था उसके हाथों से समोसा और कुछ खाने का जो सामग्री है वो गिर जाता है, क्योंकि वो चोरी करता था। हर दोपहर को जब वो घर आता था, आते वक्त अपने ही दुकान से, वो तो हलवाई का काम करता था, यानी खाना बनाने का काम करता था मिठाई की दुकान में, तो वहाँ से वो चोरी करके लेके आता था अपने बच्चों के लिए और अपनी पत्नी के लिए। तो वो वहाँ पे गिर जाता है और जो दुकान चलाने वाला था वो उसे देख लेता है, मगर फिर भी कुछ कहता नहीं है, क्योंकि जो घटना हुई वो उससे कुछ बड़ी थी। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी वो उस दुकान में और काम नहीं करने जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो कंगाली बहुत ही वरीड था जब वो घर आता है। किस वजह से? उसे लगता था कि जो नोबिन है वो उसकी पत्नी के ऊपर कहीं ना कहीं नज़र रख रहा था, और वो इस बात पे उसकी जो पत्नी जशोदा है वो हंस पड़ती है और कहती है कि मेरे साथ 2 और भी मेड सर्वेंट थे, तो तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है, मैं कहीं भी जाऊँ तो तुम परवाह मत करो। क्योंकि वो अपने, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, नो वन कैन टच हर अमेजिंग ब्रेस्ट बट कंगाली। कंगाली का ही हक था कि वो उसके ब्रेस्ट को छू पाए। ये इसका अर्थ ये होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि कंगाली अपनी पत्नी को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। उसकी पत्नी के
तन बदन को वो बहुत ही प्रेज़ किया करता था। ठीक है। इस बीच जशोदा बताती है कि उसने एक सपना देखा है जहाँ पे लायन सीटेड, ये देवी का नाम बोला गया है, लायन सीटेड जो है वो मिडवाइफ के रूप में आके उसको दर्शन देती है। यानी वो औरत जो मिडवाइफ किसे कहते हैं इसके बारे में बता दूं। मिडवाइफ उन औरतों को कहा जाता है जो बच्चों को पालती है। ठीक है, पालने का काम करती है या फिर जन्म देते टाइम कैसे जन्म दिया जाए, सब चीज़ों का देखभाल करती है। और यानी यहाँ पे हु इज़ ट्रेन टू असिस्ट वुमेन इन चाइल्ड बर्थ, ये भी कहा जा रहा है यहाँ पे। एंड टोल्ड हर दैट हर मैन वुड रिटर्न, और ये भी सपने में कहा कि उनका पति वापस आएगा। यानी ये जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद का मामला है, वो सपना देखती है। इसके बाद कंगाली चरण जो है वो मिस्टर हालदार के पास जाता है और कहता है कि मैं इस हालत में, मेरे तो पैर नहीं है, बैसाखी लेके मुझे घूमना पड़ता है, तो मैं दुकान कैसे चलाऊं या दुकान में कैसे काम करूं, तो मुझे तो कोई काम भी नहीं मिलने वाला है, आप कुछ व्यवस्था कीजिए। तो वहाँ पे वो हालदार कहता है, मिस्टर हालदार बाबू कहते हैं कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए अपने बरामदे में एक दुकान खोल के दूंगा, मगर हाँ ये भी कहते हैं कि मेरे 7वें नंबर बेटे का शादी होने वाला है, तब तक तुम्हें ऐसे ही सब कुछ दिया जाएगा, तुम्हारे पास पेमेंट पहुंच जाएगा या फिर खाना पीना पहुंच जाएगा, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही शादी का कामकाज ख़त्म होता है तो तुम्हें मैं एक दुकान खोल के दूंगा। उस दुकान में तुम मंदिर में आने वाली जो लायन सीटेड देवी का बात कहा गया था, इस देवी के मंदिर में जो भी लोग आएंगे तुम्हारे दुकान से खरीदेंगे सामान, जैसे गुड़ हो गया, बतासा हो गया, चीरा, मूढ़ी, ये सब जो चीज़ साधारणतः बंगाल में खाया जाता है, उसी चीज़ के बारे में वो कहते हैं, मूढ़ी, मुड़की, ये सब कहते हैं, और वो वहाँ वो बेचेगा। और ये सुन के वो बहुत ही खुश हो जाता है कंगाली चरण, और अपनी पत्नी को आके बताता है, वाह देखो कितना अच्छा हुआ, मेरा पैर टूटा और इस वजह से हालदार बाबू मुझे एक दुकान गिफ्ट कर रहे हैं और मैं वो दुकान चलाऊंगा, मगर कहा है कि 7वें बेटे के शादी के बाद। आगे बढ़ते हैं कहानी में क्या होता है। इसके बाद हालदार बाबू के बारे में बताया जा रहा है कि उनका चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, वो भी माँ की विल की वजह से, यानी देवी के वजह से, भगवान की वजह से। और उन्होंने जो अपना पैसा बनाया था हालदार बाबू ने, वो कैसे बनाया, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो भी पैसा कमाया था वो ब्रिटिश एरा में कमाया था। ठीक है, जब डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा फेमस था इंडिया में। हालदार बाबू नबीन के बारे में अगर कहा जाए तो वो जब पूजा पाठ कर रहा है और बारंबार उसके दिमाग में जशोदा का ही पिक्चर आ रहा है, उसके ही वॉज थिंकिंग अबाउट हर ब्रेस्ट एवरी टाइम वेन एवर ही सिट एंड थिंकिंग एंड ट्राई टू मेडिटेट फॉर लायन सीटेड। मतलब वो जब देवी के बारे में देवी का पूजा कर रहा है, मगर उसके दिमाग में जशोदा के बारे में चिंताएं आ रही है। असल में वो चाहता है कि कंगाली अपनी पत्नी को उसको सौंपे ताकि वो उसके थ्रू पैसा कमा पाए, उसे देवी के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करे। और ये एक ऐसा ऑफ़र भी वो कंगाली को देता है कि तुम अपनी पत्नी के ज़रिए ये काम कर सकते हो, यानी उसे देवी बना के लोगों से पैसा ऐंठ सकते हो। तो उस वक्त तो कंगाली चरण मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि हालदार बाबू उसे तो दुकान देने वाला है जिससे उसका रोज़गार होगा। मगर दुखद बात यह होती है कि कंगाली अगर इस चीज़ को मान लेता, नोबिन के इस बात को, तो अच्छा ही होता, क्योंकि हालदार बाबू मर जाते हैं। किस वजह से? उन्हें हार्ट अटैक होता है और वो मर जाते हैं। इससे एक नया प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो जशोदा की बात करें तो जशोदा एक प्रॉपर फुल्ली इंडियन वुमेन थी जो अपने पति और बच्चों के लिए डेडिकेट थी। वो अपने पंगु पति को खिलाना चाहती थी, बच्चों को खिलाना चाहती थी, तो उसे पता था कि अब उसे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि दुखद घटना हो चुकी है कि कंगाली चरण जिस आशा में था वो ख़त्म हो चुकी है, उसकी निराशा में परिवर्तित हो चुकी है, क्योंकि हालदार बाबू का देहांत हो गया जो उन्हें दुकान देने वाले थे। तो इस वजह से वो क्या करती है, कंगाली चरण की पत्नी जशोदा चली जाती है बिग हाउस मतलब वही हालदार बाबू के घर, और वहाँ की मिस्ट्रेस यानी हालदार बाबू की पत्नी को वो कहती है कि मुझे कोई जॉब दे दो। क्या जॉब? जो वो किचन में कर पाए, कुकिंग जॉब वो मांगती है जाके वेजिटेरियन किचन में। ठीक है, यानी वो अभी खाना पकाने का काम के लिए जाती है घर में और मिस्ट्रेस को कहती है कि मुझे एक काम दे दो।
तो जो मिस्ट्रेस थी वो अभी दुखद तो थी अपने पति की मौत की वजह से, मगर उसे इंचार्ज बना दिया गया था पूरे हाउस होल्ड का और साथ ही साथ राइस वेयर हाउस का, यानी वो अभी घर की मालकिन है, इंचार्ज ऑफ हाउस है और साथ ही साथ उनका चावल का गोदाम था उसकी भी मालकिन बन चुकी है, यानी अभी वो पूरे घर को कंट्रोल करेगी। इसीलिए कंगाली चरण की पत्नी जशोदा उसी के पास जाती है काम ढूंढने। तो आगे बढ़ते हैं। अब तक जो मिस्ट्रेस थी उनके बच्चों के बारे में बता देते हैं, यानी हालदार फैमिली में 6 पुत्र संतान थे और 6 लड़कियां थी और इन लोगों के बहुत सारे बच्चे भी थे। बहुत घर में पूरी तरीके से फुलफिल पॉपुलेशन था, बहुत सारे बच्चे थे। जब जशोदा वहाँ पहुँचती है तो उस वक्त जो बूढ़ी थी यानी हालदार की पत्नी, वो अपने ग्रैंडसन को अपने गोद में लिए थी और दूध पिला रही थी बोतल का। मगर उस वक्त जैसे ही जशोदा वहाँ पहुँचती है काम मांगने के लिए और वो तुरंत जशोदा को उस बच्चे को दे देती है ताकि वो उसे दूध पिला पाए, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, बच्चे की माँ की, तो वो उसे दूध पिला देती है। और मगर एक चीज़ ये था कि जो हालदार बाबू जो जब जिंदा थे तब तो कहा था, प्रॉमिस किया था कि जॉब दे देंगे और उनका एक बहुत ही ज़्यादा दया का भावना था ब्राह्मणों के प्रति। मगर इस मिस्ट्रेस का ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ब्राह्मणों को उतना सम्मान देना नहीं चाहती थी। उन्हें ये भी लगता था कि जो कंगाली चरण का फीट जो है, पैर खो चुका है कंगाली चरण, इसके पीछे की वजह उसका बेटा नहीं है। कहीं ना कहीं कंगाली चरण भी दोपहर के टाइम पे ऐसे मस्त होके क्यों घूम रहा था, भटक रहा था। वो उल्टा कहना चाहती है कि गलती कहीं ना कहीं इस एक्सीडेंट के पीछे कंगाली चरण का ही था, उसके बेटे का कुछ नहीं था। मगर दूसरी तरफ येट आगे अगर बढ़े तो उसके ब्रेस्ट को देखते हुए, जशोदा के ब्रेस्ट को देखते हुए उन्हें जलन होती है, क्योंकि वो बहुत ही फ्रूटफुल था और उसे लगता था कि एक बच्चे के लिए ये तो फ्लड के समान है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि फ्लड ऑफ मिल्क विथ वन ऑफ हर बॉय। तो एक बच्चे को क्या, वो सभी बच्चों को दूध पिला सकती है, उसके शरीर में इतना दूध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मिस्ट्रेस थी वो उसे काम में लगा देती है, किसका, बच्चों को दूध पिलाने का। दूसरी तरफ जो मिस्ट्रेस थी उनके सेकंड बेटे के बारे में अगर बात करें, दूसरे बेटे के बारे में, वो अपनी पत्नी को ऑफन ही प्रेग्नेंट करता रहता है, बच्चे पैदा करता रहता है, मगर ये भी चाहता है कि उसकी पत्नी का फिगर बेहतरीन रहे। तो इस चीज़ पे उसके दिमाग में बत्ती जलती है और वो सोचता है जशोदा के बारे में। इसका अर्थ ये हुआ कि जशोदा उसके बच्चों को दूध पिलाएगी और उसकी पत्नी का फिगर भी अच्छा ही रहेगा। तो वो अपने माँ को पहले ये बात नहीं बताता है, ये जो हवलदार का बेटा है वो अपनी पत्नी को कंसल्ट करता है, फिर उसकी पत्नी जाके अपनी सास को बोलती है और जसोदा को इस काम में प्रोफेशनली रखा जाता है। यहीं से शुरुआत होती है ब्रेस्ट गिवर टाइटल की। तो जशोदा जब घर रिटर्न करती है तो कंगाली को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो बहुत देर रात से आई थी, रात को उसको छोड़ा गया था, वो बच्चे को पूरा पालन पोषण करने का जिम्मेदारी उसे मिला है, तो बच्चे को दूध पिलाती रही, तो रात हो गया आने में। तो इस वक्त कंगाली बहुत गुस्से में हो जाता है, मगर जैसे ही उसका माइंड कैसे चेंज हो जाता है, जैसे ही वो देखता है कि उसके साथ उसने बहुत सारे ग्रेन्स, खाने के सामान, वो सब घर लेके आई है, तो उसका माइंड बदल जाता है तुरंत। एक और चीज़ जो यहाँ पे ऐड करनी ज़रूरी है वो ये है कि कंगाली अपनी पत्नी के साथ हमेशा ही संभोग करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इतना अच्छा चीज़ उसे मिला है जिसका वो हमेशा लाभ उठाए, ठीक है, जो हर किसी को नहीं मिलता है। तो इस वजह से वो अपने पत्नी के साथ एक इंटीमेट रिलेशन में रहना चाहता है, मगर वो कहती है कि इसे अब अपने ब्रेस्ट के बारे में कहती है कि इसे बहुत ही संभाल के रखना होगा, क्योंकि इसी से हमें अभी रोज़गार, खाना पीना मिलने वाला है, उसकी पत्नी उसे कहती है। तो कंगाली कहता है कि अगर तुम ऐसा ही रहना चाहती हो तो इसके लिए तो तुम्हें हमेशा प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, बच्चे जन्म देने पड़ेंगे ताकि दूध हमेशा आता रहे। तो ये कह के वो अपनी पत्नी को रिझाता है और रेगुलरली वो अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट करते रहता है। तो इसी कारण से उसके 20 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो एक तरफ तो प्रोफेशनल मदर बन चुकी है जशोदा और दूसरी तरफ प्रोफेशनल फादर बन चुका है कंगाली, वो फादर बन ही जा रहा है, ठीक है।
अब यहाँ कोटेशन में लिखा हुआ है, देखिए, बिकम इनकारनेट ब्रह्मा एंड क्रिएट प्रोगेनी यानी संतान, एंड यशोदा प्रिजर्व्स द प्रोगेनी। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो पैलेस में यानी हालदार के घर में जो लोग रहते हैं, जो पुत्र संतान हैं, वो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे बिकम ब्रह्मा जो क्रिएट कर रहे हैं, और यशोदा जो है वो यहाँ पे इनको प्रिजर्व कर रही है। ठीक है। दूसरी तरफ जो मिस्ट्रेस थी वो कंगाली से कहती है कि तुम्हारी पत्नी तो एक जगह काम में व्यस्त है, वो मेरे पोतों को या पोतियों को दूध पिला रही है, तो तुम प्रोफेशनल कुक बन जाओ अपने घर के। ठीक है, कुकिंग करो ताकि तुम्हारी पत्नी घर आके आराम कर पाए। और वो ऐसा ही करना शुरू करता है, वो खाना पकाना सीख लेता है, अच्छा खासा खाना भी बना लेता है। दूसरी तरफ जो नोबिन था, वो पांडा जो मंदिर में गाइड था, वो जो कंगाली चरण है उसको शिव के मंदिर में एक काम दे देता है, वो यहाँ पे एंगेज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यशोदा तो पूरे दूध से भरपूर है, बच्चों को दूध पिलाई जा रही है, और कहीं ना कहीं एक देवी का रूप उसमें लोग देख रहे हैं। वहाँ के इलाके के लोग उसे देवी के रूप में देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भगवान का उस पर आशीर्वाद है, और हर कोई उसे डिवोट कर रहा है। नवीन की बात करें तो नवीन उसके बच्चों के लिए हस्बैंड ढूंढने का भी काम कर रहा है। वाइफ्स आर हैप्पी विथ अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पे जो है वो नवीन जो है, क्या बोला गया, नवीन फाइंड हर डॉटर्स हस्बैंड्स, द हालदार हस्बैंड दूसरी तरफ जो है, एंड वाइफ्स आर हैप्पी विद द अरेंजमेंट। यानी हालदार बाबू जो थे, उनके घर में जो अभी मामला चल रहा है, इससे वहाँ पे जो लड़के हैं और उनकी पत्नियाँ हैं सभी खुश हैं, क्योंकि उनका शरीर अच्छा रहेगा उनके हिसाब से। इस बीच बताया जा रहा है कि जो यशोदा है वो 30 साल की हो चुकी है और 20 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। ठीक है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये होता है, मिसेस हालदार जो है वो भी मर जाती है। ठीक है, और इसके वजह से, मरने की वजह से जो डॉटर इन लॉस थी, उन्हें यशोदा के रिंग को ख़त्म कर देती है, यानी उसका काम वही तमाम। और क्या काम करेगी, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट मिला था वो तो मिसेस हालदार से मिला था सॉरी, तो मिसेस हालदार तो अब रही नहीं। और जो पत्नियां हैं हालदार की बच्चों की, वो सभी के सभी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और बच्चे पैदा ना हो जाए तो इसकी व्यवस्था भी कर लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है, दे टॉक टू डॉक्टर्स एंड हैव प्रोसीड्यूर्स सो दे डू नॉट गेट प्रेग्नेंट एनी मोर। ठीक है, तो आगे चल के वो ताकि प्रेग्नेंट ना हो। और आगे कहा जा रहा है, देयर इज़ अ न्यू विंड दैट डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ द वुमेंस क्वार्टर। यहाँ एक बात बता दूँ कि क्यों ऐसा कहा गया कि वुमेंस क्वार्टर पे पीस ख़त्म हो चुका है, यानी इसको औंदुर माहौल कहा जाता है बांग्ला में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पत्नियाँ हैं, यानी जो लड़कियाँ इस घर में रह रही थी, पत्नी बन के रह रही थी, उन सब के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था जब तक हालदार जिंदा थे। और वो चाहते थे कि इनके घर के अंदर, महिलाओं के कमरों के अंदर कोई भी किताब, कोई भी कॉपी, पेन, यानी पढ़ाई लिखाई से वो लोग वंचित रहे, क्योंकि तब जो लड़कियां हैं या फिर माएँ हैं, जो बहनें हैं, वो खुद को नारी कहना शुरू करेंगी। तो यहाँ पे समाज का एक और हिस्सा दिखाया जा रहा था। और अब बताया जा रहा है कि क्यों ये बुढ़िया मर गई, यानी हालदार की पत्नी क्यों मर गई। क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पे धीरे धीरे जो हमेशा यहाँ पे 16th सेंचुरी, महाश्वेता देवी ने कहा है कि इस घर में हमेशा ही घुसने से ऐसा लगता था कि 16th सेंचुरी चल रहा है, मतलब बहुत ही पिछड़ा। तो जैसे ही मिस्टर हालदार जो थे, हालदार बाबू, उनकी मौत हो जाती है, तो धीरे धीरे जो बहुएं थी इस घर की, वो उनकी जो सास है उन्हें नेग्लेक्ट करने लगती है। और जिस वजह से वुमेन्स जो है अपने आप को आगे दिखाना चाह रही है कि कोई दूध नहीं पिला रही अपने बच्चों को, हालांकि ये चीज़ ख़राब है, मगर बाकी जो चीज़ है वो ठीक था। तो दुख में आ गई कौन, वो बूढ़ी औरत जो इतने सालों से 16वीं शताब्दी को लिए अपने घर में बसाई थी, वो दुखी हो गई और एक दिन उन्होंने भरपेट कटहल खाया। यानी यहाँ कहा भी गया है, द ओल्ड वुमेन्स हार्ट ब्रेक्स एंड शी ईट्स टू मच जैक फ्रूट। ठीक है, बहुत ज़्यादा खा ली और वो मर गई।
क्योंकि आप लोगों को शायद पता होगा कि अगर हम लोग पका हुआ जो फल होता है, स्पेशली जैक फ्रूट अगर ज़्यादा खा ले तो उससे आपको एसिडिटी या गैस का समस्या हो सकता है। तो यही यहाँ पे हुआ, क्योंकि ऐसा मैंने भी एक एक्सपीरियंस किया था अपने लाइफ में कि जब मैं ज़्यादा जैक फ्रूट खा लेता हूँ तो समस्या होती है। तो यहाँ वो एजेड थी और उनकी मौत हो गई। और जैसे ही उसकी मौत होती है तो यशोदा को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उसका काम नहीं रहने वाला है। वो बहुत ज़्यादा पागलों की तरह रोना शुरू कर देती है। तो यशोदा यहाँ की बड़ी बहू से पूछती है कि क्या हो रहा है। तब बड़ी बहू कहती है, मैं तो यहाँ रह रही हूँ, मगर बाकी जो है सभी यहाँ छोड़ के चले जा रहे हैं। तो उसके काम के लायक तो यहाँ अब कोई काम रहा ही नहीं। सभी बच्चे यहाँ से चले जा रहे हैं और छोटे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं धीरे धीरे। तो किस काम की है वो यहाँ पे? तो वो अभी केवल मात्र कुक का ही काम कर सकती है। तो वो सोचती है कि चलो मैं अपने पति से तो थोड़ा बातचीत कर लूँ, आगे क्या करना है नहीं करना है। तो वो अपने पति के पास जाती है जो शिव मंदिर पे काम कर रहा है अभी, मतलब शिव मंदिर में एक काम करने वाला बंदा है। तो अभी वो वहाँ जाती है। जाने के बाद दोनों में बहुत झगड़ा होता है। कंगाली और यशोदा के बीच बहुत टेरेबल फाइट होता है। और उस बीच उसे ये भी पता रहता है कि जो नोबिन है, नोबिन की जो नीस है, उसके साथ उसके पति का एक संबंध बना है, यानी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में कहा गया। एंड ही थिंक्स शी इज़ अनग्रेटफुल, और उसे लगता है, कंगाली को भी लगता है कि ये ग्रेटफुल नहीं है। एंड टेल हर ही डज़ नॉट वांट टू सी हर अगेन, और वो उसे देखना भी नहीं चाहता है। और मतलब गाली गलौज भी होती है। अगर पूरी कहानी को अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ गाली गलौज भी चलती है, एक दूसरे को वो लोग गंदा गंदा गाली देते हैं। इवन यशोदा ये भी कहती है कंगाली को कि मैंने तो तुम्हें इतने सालों खिलाया पिलाया है, तो इसके बदले तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसके बदले कंगाली कहता है कि ये सब तो मेरे पैर की वजह से हुआ था, तुमने कौन सा क्या किया, मैंने मेरा पैर तुड़वाया तभी ऐसा हुआ ना। तो ऐसा तर्क वितर्क चलता है। दूसरी तरफ जो मंदिर था, वहाँ पे जो देवी की मूर्ति है उसका फेस जो है कहीं और घुमा दिया जाता है, जिस वजह से वहाँ पे तपस्या भी होती है। और वो फिर उस देवी के सामने यशोदा साष्टांग प्रणाम करती है और उसे ये पता चल गया है हर ब्रेस्ट आर पेनफुल एंड शी नाउ नोज शी इज़ नो लॉन्गर ऑफ यूज़ टू एनीवन। अब वो उसके ब्रेस्ट को और कहीं यूज़ ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक तरफ तो जो बच्चे दूध पिया करते थे वो जॉब तो उसकी नहीं रही, और दूसरी तरफ कंगाली के साथ भी जो कंगाली हमेशा उसके ब्रेस्ट को प्रेस करता था वो भी उसके साथ और रहना नहीं चाहता है। तो इस तरह से वो यूज़लेस हो चुका है। तो अब जो है यशोदा वो नोबिन के पास जाती है, और वही नोबिन था जो मूर्ति को घुमाया था। एक्चुअली मूर्ति अपने आप नहीं घूमी थी, उसके फेस को किसी ने घुमाया तो ज़रूर था। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को भी महाश्वेता देवी पोर्ट्रे करना चाहती है कि जो अद्भुत चीज़ आप लोग देखते हैं समाज में वो एक्चुअली होता नहीं है, वो किया जाता है और लोगों को झूठ कहा जाता है। जो यहाँ पे नोबिन कर रहा था कि वो लोगों को बोल रहा था कि कन्विंस कर रहा था कि ये अपने आप घुमा है, मगर एक्चुअली ये जो भगवान की मूर्ति है वो उसको अपने हाथों से दूसरे तरफ घुमा दिया था। चलो ठीक है। दूसरी तरफ ये जो यशोदा है वो बोलती है कंगाली चरण और उसके बीच जो समस्याएं हुई, और साथ ही साथ उसकी जो नीस है उसके साथ उसका संबंध है, वो इस चीज़ पर अग्री भी करता है। और ये भी कहता है कि कंगाली जो है इज़ अ मैन इन हिज प्राइम, वो अभी अपने चरम पे है कंगाली। तो जो भी हो, जो जस्टिस उसके साथ तो नहीं हुआ, उसके साथ बुरा ही हुआ। तो वो फिर से बहू के पास जाती है, हवलदार के बहू के पास, बड़ी बहू के पास, और कहती है कि वो अभी कुक का काम ही करना चाहती है एंड उसे सर्व करना चाहती है। एंड शी डज़ नॉट वांट टू बी एट होम एंड हर हस्बैंड लीव्स इन द टेम्पल नाउ। तो उसके घर में तो कोई नहीं है और उसका हस्बैंड जो है वो भी अभी टेम्पल में ही रहता है। यशोदा को ये लगता है कि उसका जो नसीब है वो ख़राब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पास और बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे नहीं जन्म दे पा रही, क्योंकि कंगाली नहीं रहेगा तो कैसे जन्म दे पाएगी। और उसको कोई सम्मान भी नहीं देता है, उसका डाउनवर्ड टाइम आ चुका है। इज़ काइंड टू हर एनी मोर और लिसन टू हर, हर ब्रेन बिकम फॉगी
उसका ब्रेन भी फॉगी हो चुका है, धुंधला हो चुका है, और उसका बॉडी भी है वो ब्रेक डाउन होने लगा है, और जो ब्रेस्ट है वो भी एम्प्टी हो चुका है, उसमें और दूध नहीं है। तो जो डॉटर इन लॉ थी वो फाइनली आस्क व्हाट इज़ रॉन्ग विथ हर, एंड द एल्डर सन सेज that they better find out for if anything happens to a Brahmin daughter it will be a bad thing। तो वो जब अपने पति से चर्चा करती है कि अभी क्या किया जाए, ठीक है, जो एल्डर सन था, तो वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को सम्मान देता है। तो एज ब्राह्मण, जशोदा जो थी वो तो ब्राह्मण थी, तो वो चाहता था कि चलो इसका नुकसान ना किया जाए, तो उसे वहाँ पे काम मिल जाता है और वो वहाँ पे रहने लायक बन जाती है, वहाँ वो खाना बनाने का काम करेगी अब से। इस बीच एक और चीज़ बता दूं कि एक बार जब वो वहाँ रह रही थी तो खाना वाना खा के अपने बर्तनों को रख देती है और धोती नहीं है। तो उस वक्त जो नौकरानी इतने सालों से उसके बर्तनों को धोती थी, वो आके चीखना शुरू करती कि तुम अभी मालकिन नहीं हो या फिर उस पोजीशन में नहीं हो, अभी तुमको अपना बर्तन खुद ही धोना पड़ेगा। तो इससे भी उसे आघात लगता है। आगे बढ़ते हैं। तो जो बड़ी बहू थी वो नोटिस करती है कि जशोदा के लेफ़्ट ब्रेस्ट में कुछ लाल सा हो चुका है। तो जशोदा कहती है कि ऐसा है कि ये एक पत्थर जैसा है, पहले तो ये मूव करता था और अभी ये तो एक जगह पे जम चुका है, यानी एक नई समस्या। और वो डॉक्टर, किसी मेल डॉक्टर को दिखाना भी नहीं चाहती है। फिर भी वो एक डॉक्टर को ले आती है और डॉक्टर ये कहता है कि शायद इसे कैंसर हो गया है, यानी ब्रेस्ट कैंसर। मगर इस बात पे जो बड़ा बेटा था इस घर का वो मजाक उड़ाता है और वो कहता है बस मलहम से ही काम हो जाएगा। मगर उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। जशोदा भी नहीं चाहती थी हॉस्पिटल जाना। तो हवलदार के बड़े बेटे को अब चिंता होने लगी क्योंकि मलहम से भी कोई काम नहीं हुआ। तो उसने क्या किया कि जशोदा के बेटे को बुलाया। तो कंगाली रोने लगता है जब उसे पता चलता है। उसे थोड़ा बहुत यहाँ अफसोस होता है क्योंकि उसे दूसरी तरफ ये भी लगता है कि कंगाली जो जशोदा है वो तो एक ऑस्पिशियस फेथफुल वुमेन है, उसे ऐसा ठुकराना नहीं चाहिए था। और वो जो घाव है उसे देख के घबरा जाता है। तो जशोदा कंगाली से कहती है कि तुम होली डॉक्टर लेके आओ, यानी जो बाबा बाबा रहते हैं वो सब का बात करती है, उसे लेके आने की बात करती है। क्योंकि कैंसर हुआ है तो उसे बहुत तकलीफ़ तो हो ही रही है, दर्द से तड़प रही है, फिर भी वो ऐसा कह रही है कि बाबा लेके आओ। उसे अभी भी उल्टे पुल्टे चीज़ों पर विश्वास है और उसे वो ये भी कह रही है इफ़ यू सकल यू आर अ मदर ऑल राइट। अगर तुम शकल करवाती हो यानी दूध पिलाती हो बच्चों को तो तुम एक माँ हो। ये सब चीज़ झूठ है, अभी उसे धीरे धीरे लगने लगता है। प्रैक्टिकल वो सोच रही है थोड़ा बहुत। उसे अभी ऐसा लगने लगता है कि उसके ब्रेस्ट ने उसे धोखा दे दिया है। आगे क्या होता है, जशोदा जो है बहुत ज़्यादा उसको बुखार होने लगता है और अनकॉन्शियस हो जाती है। तो जो बड़े बेटे थे हवलदार बाबू के, तो वो हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवा देते हैं। द डॉक्टर एक्सप्लेन्स दैट जशोदा हैज़ कैंसर। तो वहाँ पे कंफर्म होता है कि उसे कैंसर है। पिछली बार जो डॉक्टर आया था वो कहता है कि शायद इसे कैंसर है, मगर यहाँ कंफर्म हो जाता है कि वो ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहने वाली है। शी विल नॉट रिकवर, ठीक है। कैन ओनली बी ट्रीट अनटिल शी पासेस। तो तब तक ही हम उसे ट्रीट कर सकते हैं जब तक वो जिंदा रहती है, यानी वो जल्द ही मरेगी, ट्रीटमेंट होगा नहीं असल में। ही इज़ एक्चुअली एनॉयड दैट वुमेन डू नॉट टेक द साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सीरियसली इनफ। तो डॉक्टर ये भी कहते हैं कि उसे पता था इतना तकलीफ़ हो रहा है मगर उसने सीरियसली नहीं लिया था अपने दर्द को, और वो कन्विंस थी कि मीन्स द पेशेंट्स डेथ एंड द डिफीट ऑफ साइंस एंड ऑफ कोर्स द डॉक्टर। कंगाली टेल हिज सन देयर इज़ नो पॉइंट गोइंग टू हॉस्पिटल। कंगाली अपने बच्चों को कहता है कि क्या ज़रूरत है हॉस्पिटल जाने की, जशोदा तो अभी और ज़िंदा ही नहीं रहने वाली है, वो तुम्हें जानती नहीं है, क्योंकि उसका माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो किसी को पहचान नहीं पा रही है। असल में कंगाली ने ही अपने दिमाग से जशोदा को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे कहा भी गया है कि उसने माइंड हैड ऑलरेडी रिजेक्टेड जशोदा एज अ पर्सन क्वाइट डिस्टेंट टू हिम। शी इज़ समवन एल्स नॉट मदर, ठीक है। वो मदर नहीं है, वो कोई और है। जशोदा
हैंग ऑन फॉर अनदर मंथ, मगर वो एक महीना ज़िंदा और रही, हालांकि वो पहले ही मर जाने वाली थी। यानी वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर था। अगर वो दूसरों के बच्चे को दूध नहीं पिलाती, अपने 20 बच्चे और बाकी 30 यानी टोटल 50 बच्चों को दूध पिलाया उसने। किसी माँ के लिए ये संभव नहीं है। वो अगर ऐसा नहीं करती तो शायद उसका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता, क्योंकि वो पावरफुल थी बहुत ज़्यादा। तो जब जब उसे होश भी आता था, वो अपने मेंटल हैज़ार्ड में रहती थी और उसे लगता था कि वो डॉक्टर पे गुस्सा करती थी। क्यों? उसे लगता था कि जिसको मैंने दूध पिलाया है वो मुझे अभी सेवा नहीं कर रहा है। उसे लग रहा है कि ये डॉक्टर भी उसी का एक बच्चा होगा जिसने उसको कभी दूध पिलाया होगा। वो अज्यूम करती है। और उसका जो घाव है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब भद्दा हो चुका है और बहुत ही बदबूदार हो चुका है, बहुत स्मेल कर रहा है वहाँ से। वन नाइट शी फेल हर हैंड्स एंड फीट ग्रो कोल्ड। एक दिन उससे ऐसा लगता है एक रात को कि उसका जो शरीर है वो ठंडा होते जा रहा है, हाथ पैर ठंडे होते जा रहे हैं, यानी इंडिकेशन ऑफ डेथ। एंड शी न्यू कि मौत करीब है उसके। इट डज़ नॉट मेक सेंस टू हर दैट शी सक्ल द वर्ल्ड एंड दैट शी विल देन डाई अलोन। उसे ऐसा लगने लगा है कि उसने सारी दुनिया को दूध पिलाया है। बात तो सही भी है। उसकी एक औरत के हिसाब से 50 बच्चों को दूध पिलाना बहुत ही मेहनत की बात होती है, कष्टदायक बात होती है। और अभी उसके पास कोई नहीं है। उसने पूरी दुनिया को दूध पिलाया है और वो अकेली ही मरने वाली है। शी इज़ कन्विंस्ड समवन वॉज सपोज टू बी देयर एट द एंड। किसी को तो होना चाहिए था। हु वॉज इट? यहाँ पे क्वेश्चन कर रही है। बहुत ही इमोशनल पार्ट है इस कहानी का यहाँ पे। हु वॉज इट? इट वॉज हु वॉज इट? ऐसा करके वो बोलती है, प्रश्न करती है, मगर सच कहें तो वहाँ कोई नहीं था। शी डाइज दैट नाइट एट 11। तो रात के 11 बजे वो स्वर्ग से धारती है। नो वन पिक अप द फोन एट हालदार हाउस। कोई फ़ोन नहीं उठाता है, क्योंकि वहाँ का सिस्टम था कि रात को वो लोग फ़ोन बंद करके सो जाते थे। तो वहाँ पे जो अनटचेबल था एक, वही उसका अंतिम संस्कार करता है, जो यहाँ पे बंगाल में उन्हें डोम कहा जाता है। तो डोम उसका अंतिम संस्कार करता है। शी वॉज गॉड मैनिफेस्ट। जशोदा's death was also the death of God. Point to be noted. When a mortal masquerades as God here below, she is forsaken as all and she must always die alone. कोई भी इंसान जो यहाँ पे गॉड के रूप में एक बार उसे कोई देख ले, उसे उसके साथ ऐसा ही होता है। उसकी मौत अकेले ही होती है, क्योंकि वो तो गॉड है। ठीक है, वो तो साधारण इंसान नहीं है लोगों के हिसाब से, तो उसकी मौत ऐसी ही होती है। तो इसी तरह ये कहानी यहीं समाप्त। बहुत ही दुखद यहाँ पे अंत दिखाया गया जशोदा का, जिसने पूरे दुनिया को अपना ब्रेस्ट फीड कराया। कोई नहीं आया उसके अंत के समय, उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। यहाँ पे एक बहुत सारे थीम्स आपको दिखेंगे, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी दिखाई गई है यहाँ पे, या फिर जो क्लास स्ट्रगल दिखाया गया है, अमीर और गरीब, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको ब्राह्मणों का वैल्यू भी दिखाया गया। ठीक है, बहुत सारे चीज़ों के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये था कि महिला कोई भी हो, उसे हमेशा तकलीफ़ें सहनी पड़ रही है हमारे समाज में। तो कहानी अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।